नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हमारे टॉपिक व्हाट इज पॉलिटिक्स एंड थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल टॉपिक को स्टार्ट किया था और उसमें थ्योराइजिंग टर्म को एक्सप्लेन करते हुए एक थ्योरी बनाने की कोशिश की थी। आज हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसका आज ये सेकंड वीडियो होने वाला है। बट उससे पहले मैं आप सबसे एक बात करना चाहूंगा और वो ये बात है कि पॉलिटिकल थ्योरी को समझना थोड़ा टफ होता है। पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं और जब हम क्लास 12 से निकल के यूनिवर्सिटी में आते हैं तो इतने टफ कॉन्सेप्ट्स को इजीली समझना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। उसके लिए मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग हमारी वीडियोस को जब देखें तो थोड़े नोट्स बनाते चलें और ये विश्वास करके रखिए कि आने वाले 7 8 9 लेक्चर्स में आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अगर आप बीच में से वीडियो देखेंगे तो हो सकता है आप कॉन्सेप्ट को ग्रैब ना कर पाए, या फिर आप अगर थोड़ी देर के लिए वीडियो देखेंगे तो हो सकता है आप कॉन्सेप्ट की गहराई को नहीं समझ पाए। लेकिन जब आप पूरी वीडियो देखेंगे और साथ ही साथ हमारे चैनल के साथ कंटिन्यूअस जुड़े रहेंगे तो आपको पॉलिटिकल थ्योरी बहुत अच्छे से समझ आएगी। जैसा कहते हैं, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। जिस तरीके से एक मोटी रस्सी से बड़े पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं जब बार बार उसको क्या किया जाता है, उसके ऊपर चलाया जाता है, इसी तरीके से प्रयास करते करते चीजें आपको बहुत आसानी से इजीली समझ में आने लगेगी। थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल टर्म, इसको अगर हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो ये इशारा करता है पॉलिटिकल थ्योरी की तरफ। जैसा लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि पॉलिटिकल साइंस को 3 सब पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा जा सकता है, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस। थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल का मतलब ही है कि पॉलिटिकल थ्योरी को समझना, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। बट इससे पहले एक और टर्म है व्हाट इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल दोनों ही टर्म अलग अलग हैं, हम इन पर भी बात करेंगे। बट उससे पहले आज हम समझते हैं पॉलिटिक्स टर्म को। पॉलिटिक्स का क्या मतलब होता है, कैसे थिंकर्स पॉलिटिक्स टर्म को डिस्क्राइब करते हैं। पॉलिटिक्स का एवोल्यूशन भी हम समझेंगे कि एंशिएंट टाइम टू मॉडर्न टाइम पॉलिटिक्स टर्म कैसे चेंज हुआ है। आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। आज हम बात करेंगे पॉलिटिक्स के दो व्यूज के बारे में। एक नैरोअर सेंस में हम पॉलिटिक्स को क्या समझ सकते हैं और एक ब्रॉडर सेंस में हम पॉलिटिक्स को क्या समझ सकते हैं।
थिंकर्स ने बात करी। सबाइन भी यही बात बोल रहे हैं कि ये सारे थिंकर्स ने पॉलिटिक्स में कोई एक सब्जेक्ट या कोई एक थॉट पे काम नहीं किया है, हर एक थिंकर पे उसके एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ। जब हम थॉमस हॉब्स की बात करते हैं तो ब्रिटेन में उस समय पे ब्लडी रेवोल्यूशन, मतलब पावर का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था वो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े में रहा और लाइफ एंड सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न था। तो थॉमस हॉब्स को जब हम पढ़ते हैं और लेवाइथन के बारे में जो उनकी स्टेट का कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो एक ऐसी स्टेट क्रिएट करते हैं जो स्टेट एब्सोल्यूट पावर कंटेन करती है। सिमिलरली जब प्लेटो को हम पढ़ते हैं तो प्लेटो के जो टीचर हैं, प्लेटो अपने टीचर को बहुत रेस्पेक्ट करते थे और उन्हें बहुत मानते थे। बट एथेंस में जब प्लेटो के टीचर सोक्रेटिस को उनके वहां के रूलर्स ने जब उनको जहर पिला दिया तो प्लेटो को इस बात से बहुत गुस्सा आया कि कैसे एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी सोसाइटी है जहां उस सोसाइटी के सबसे इंटेलिजेंट पर्सन को हम डेथ पेनल्टी दे रहे हैं। इसका मतलब सोसाइटी जो है वो बहुत ही इनजस्टिस और बहुत क्रूड हो चुकी है। तो प्लेटो ने कहा कि अगर सोसाइटी में जस्टिस सही तरीके से करना है तो हमें एक फिलोसोफर किंग की जरूरत पड़ेगी, एक ऐसे रूलर की जरूरत पड़ेगी जो फिलोसोफर हो, जिसको पता हो कि जस्टिस या न्याय कैसे सर्व कर सकते हैं हम सोसाइटी में। तो हमने देखा प्लेटो पे उनके एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस है, हॉब्स पे उनके एनवायरनमेंट का। मार्क्स तक जैसे ही हम आते हैं तो मार्क्स से पहले लिबरल थ्योरिस्ट या कैपिटलिस्ट क्लास का एक डोमिनेंट एस्टेब्लिश हो चुका है और जो वर्कर्स हैं या जो प्रोलेटेरिएट है उनका स्ट्रगल शुरू हो गया है, उनके ऊपर कैपिटलिस्ट क्लास का डोमिनेंस है और एक्सप्लॉइटेशन उनका किया जा रहा है। जब मार्क्स ये चीज देखते हैं तो उन्हें कैपिटलिज्म में एक प्रॉब्लम दिखाई देती है कि कैपिटलिज्म तो प्रॉफिट मेकिंग पे काम कर रहा है, यहां जो ह्यूमन लाइफ है वो खतरे में आ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को कैप्चर कर चुके हैं और एक बड़ी संख्या में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं, जिनकी लाइफ को सरवाइव करने में भी दिक्कत आ रही है। तो मार्क्स को उनके एनवायरनमेंट ने अफेक्ट किया और उनकी थ्योरी निकल कर आई, जिसको आगे मार्क्सिज्म भी कहा। इसी तरीके से हीगल अपने एनवायरनमेंट से, तो ये क्या है, ये एक हिस्टोरिकल अप्रोच है जिसकी सबाइन बात करते हैं और वो सारे थिंकर्स को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगल, मार्क्स ईटीसी सबकी थ्योरीज को वो पढ़ते हैं और वो ये चीज बताते हैं कि किस तरीके से उन पर्टिकुलर थिंकर्स का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है उससे वो इन्फ्लुएंस होते हैं और कैसे हिस्टोरिकली उनकी पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो इमर्ज होती है। तो यहां हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझी कि एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज और हर ओन टाइम्स। हर थिंकर, चाहे मैं क्यों ना हूं, आप क्यों ना हो, हमारे पेरेंट्स क्यों ना हो, समटाइम्स हम अपने पेरेंट्स को कई बार सोचते हैं कि ये जो बात बोल रहे हैं ये तो आज के टाइम पे लागू नहीं हो रही है, ये तो बहुत अलग बात बोल रहा है। तो मे भी हो सकता है हमारे पेरेंट्स जिस टाइम पे इवॉल्व हो रहे हैं या जब वो उनका लर्निंग फेज है उस समय के एनवायरनमेंट ने उन्हें वो चीज सिखाई हो और मे बी उन्होंने इतना काम किया कि वो लर्निंग और जो लर्निंग प्रोसेस है वो रुक गया। इंसान हमेशा इवॉल्व रहना चाहता है लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि वो इवॉल्व नहीं हो पाता है। तो जिस एनवायरनमेंट में वो बड़ा हुआ है उसके थॉट उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। बट एक लर्निंग प्रोसेस जब आपका रहता है तो वो इन्फ्लुएंस थॉट से आप कुछ निकालते हैं जिससे कह रहे हैं हम कोई थ्योरी निकल गया है। तो जॉर्ज एच सबाइन के अकॉर्डिंग हिस्टोरिकल अप्रोच ये लेते हैं और ये कहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल थ्योरी जो है, अ पॉलिटिकल थ्योरी इज ऑलवेज shaped by its specific time, place and circumstances.
बट स्पेसिफिक टाइम पे इवॉल्व होने के बाद भी वो यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस रखती है, क्योंकि उस पॉलिटिकल थ्योरी को जब बनाया जाता है तो उसमें थीसिस, एंटीथीसिस, एक प्रोसेस, डिस्कोर्स के प्रोसेस से जो सिंथेसिस निकल के आता है, उसके बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो फ्यूचर में भी रेलिवेंट होंगे ही होंगे। कंप्लीट थ्योरी चाहे आज अगर हम प्लेटो की बात करते हैं तो प्लेटो की कंप्लीट थ्योरी आज रेलिवेंट नहीं है, लेकिन उसके बहुत सारे थॉट्स ऐसे हैं जो आज रेलिवेंट भी हैं और आज के टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो ऐसा लगता है कि उसके थॉट्स आज के टाइम के बहुत आगे उसने सोचा है। सिमिलरली जब मार्क्स की बात करते हैं तो मार्क्स के थॉट्स, हीगल के थॉट्स भी हमें लगता है, हमें पता है कि उसके सराउंडिंग में जो चल रहा है उससे इन्फ्लुएंस है, लेकिन जब उन्हें हम पढ़ेंगे तो आज भी वो उतने ही रेलिवेंट है। मे भी हो सकता है कुछ थॉट ऐसे हों जो आज की सोसाइटी में उस तरह से रेलिवेंट ना हो जो तब थे जब मार्क्स ने उसको प्रपोज किया, बट बहुत सारी चीजें आज भी रेलिवेंट है। यही ब्यूटी है पॉलिटिकल थ्योरी की। तो पॉलिटिकल थ्योरी को समझने के लिए एक हिस्टोरिकल अप्रोच जॉर्ज एच समाइन लेते हैं और वो बोलते हैं कि किस तरीके से आपका एनवायरमेंट जो है, आपकी जो सोशलाइजेशन का तरीका है, एवरी थिंकर हैज चाइल्ड ऑफ इट हिज एंड हर ओन टाइम्स। साथ ही साथ जॉर्ज एच समाइन के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल थ्योरी के 3 कैरेक्टर्स हो सकते हैं या 3 एलिमेंट्स हो सकते हैं। अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी को, और उस पॉलिटिकल थ्योरी में हम हिस्टोरिकल अप्रोच को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो जॉर्ज एच समाइन की है। बाद में हम एक डेफिनेशन भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी को हम कैसे लिख सकते हैं। कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, तो क्या हम उसे 1 या 2 पैराग्राफ में लिख सकते हैं। बट उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल थ्योरी को समझने के लिए क्या लेंस लेना चाहिए, या थिंकर्स किस किस लेंस से इसको देख रहे हैं, जिसमें हमने पहला लेंस देखा हिस्टोरिकल अप्रोच। अकॉर्डिंग टू समाइन देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। वन इज फैक्चुअल। फैक्चुअल मतलब दोज स्टेटमेंट्स, दोज कॉन्टेक्स्ट, दोज कॉन्सेप्ट्स अबाउट द एक्चुअल सिचुएशन दैट इंस्पायर्ड द थ्योरी। जो भी थ्योरी बनी है उसके लिए जो एक्चुअल सिचुएशन रही है किसी समय पर, जैसे लास्ट वीडियो में हमने जॉन रॉल्स की थ्योरी को समझने की कोशिश करी थी जब हम थ्योराइजिंग टर्म को समझ रहे थे, और उसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे कुछ सोशल मूवमेंट्स की वजह से जॉन रॉल्स के दिमाग में एक आइडिया आता है कि सोसाइटी में फेयरनेस की कमी है, और उस फेयरनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए रॉल्स एक थ्योरी देते हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस। लेकिन प्लेटो के लिए अगर हम जाएंगे और उनके अकॉर्डिंग जस्टिस को देखेंगे तो उनके अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है। उनके अकॉर्डिंग जस्टिस ये था कि सबसे इंटेलिजेंट आदमी जो कि उसके टीचर थे उनको डेथ पेनल्टी दिया। तो इसका मतलब क्या था कि रूलर्स का जो काम था वो उन्होंने वैसे नहीं किया जैसे उन्हें करना चाहिए था। तो प्लेटो के लिए जस्टिस का मतलब ये था कि जिस आदमी का जो काम है अगर वो काम सही से किया जाए तो सोसाइटी में जस्टिस सर्व होगा। जैसे एक व्यापारी का जो काम है अगर वो उसे अच्छे से करे, एक डॉक्टर का जो काम है अगर वो उसे अच्छे से करे या राइटफुल तरीके से करे, आई होप आप समझ पा रहे हैं, तो जस्टिस सर्व हो सकता है। लेकिन अगर प्लेटो से रॉल्स तक हम आए तो रॉल्स उसको फेयरनेस की तरह से देख रहे। अमर्त्य सेन की बात अगर हम करेंगे तो वो उसको कैपेबिलिटी की तरह देख रहे। हर पर्सन पे उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का इन्फ्लुएंस भी है, जस्टिस को अलग अलग तरीके से डिफाइन भी किया गया है, और साथ में इन सारी डेफिनेशंस को इमर्ज करने के लिए फैक्चुअल डेटा का इस्तेमाल किया गया है जो उस टाइम की एक्चुअल कंडीशन थी। सो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू समाइन द सेकंड एलिमेंट इज कॉजल या कॉजालिटी, किसी चीज का कारण। Those statement explaining the causes or the reason behind political phenomena। अब यहां पे आप ये भी पूछ सकते हैं सर एनी फिनोमिना इज पॉलिटिकल फिनोमिना। यस, ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड एनीथिंग इज पॉलिटिकल। आप इतना समझ लीजिए फिलहाल में, हम इसको और भी डीपली समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड, ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी पॉलिटिकल हैं। कोई चीज
नॉन पॉलिटिकल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉलिटिकल। हमारे इमोशंस भी पॉलिटिकल हैं। यहां तक हम बोले कि क्या बेसिक से बेसिक चीज अगर हम लें वो हर चीज पॉलिटिकल है। तो पॉलिटिकल एवरीथिंग इज अ पॉलिटिकल फिनोमिना, और उस पॉलिटिकल फिनोमिना के पीछे का एक रीजन, दैट कॉज इज द सेकंड थिंग ऑफ दिस पॉलिटिकल थ्योरी, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। थर्ड थिंग इज द वैल्यूएशन, कि उसकी वैल्यू क्या है। उस वैल्यू से क्रिएट होगा एक नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर। नॉर्मेटिव टर्म का मतलब होता है ऐसे रूल्स जो सोसाइटी में क्रिएट होते हैं किसी रीजन की वजह से, एंड वो लंबे समय तक रहते हैं विदाउट एनी क्वेश्चन। वो नॉर्म बन जाता है। जैसे हम कहते हैं ऐसा तो होता ही है, जैसे ये एक नॉर्म है कि लड़के लड़कियां तो शादी करते हैं, या शादी जैसे ही हम बात करते हैं तो लड़के और लड़कियों के बीच में होगी। बट अभी अगर हम देखें तो लड़की और लड़के भी शादी कर रहे हैं। ये नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर में नहीं है। नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर का मतलब है ऐसे रूल्स एस्टेब्लिश हो जाना जो बहुत ही कॉमन या ट्रूथफुल लगने लगे कि ऐसा तो होता ही है, या ये चीज तो सही है, विदाउट क्वेश्चनिंग अगर कोई चीज फॉलो हो रही है, दैट इज नॉर्म। एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट, कि वो एक नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर में बन जाता है। क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी ना केवल इसकी बात करती है व्हाट इज, वो इसकी भी बात करती है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। तो आज के टाइम पे अगर मैंने बात कर दिया व्हाट ऑट टू बी, तो मे बी आज के टाइम पे वो अच्छा लगेगा कि यार ऐसा तो होना चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में मैं देख रहा हूं ये कमी है। बट इन कमिंग 200 ईयर्स मे बी हो सकता है वो ऑट टू बी वो नहीं सही निकले, या उस समय के लिए वो रेलिवेंट ना हो, तो तब तक लेकिन वो नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो उसका चैलेंज भी करना पॉलिटिकल थ्योरी का काम है। पॉलिटिकल थ्योरी सोसाइटी को समझाएगी भी, वो उसका क्रिटिक भी पैदा करेगी। और ये अप्रोच है जॉर्ज एच सवाइन की अप्रोच, जिसमें वो तीन चीजों की बात कर रहे हैं। द वन थिंग इज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑफ दैट टाइम, जिससे पॉलिटिकल थ्योरी इंस्पायर्ड होगी। कॉजेलिटी, उसका कॉज, उसका रीजन, जो पॉलिटिकल फिनोमिना के बिहाइंड का जो रीजन होगा। और तीसरा उसका वैल्यूएशन, उसके बेसिस पे किए गए नॉर्मेटिव जजमेंट, व्हाट ऑट टू बी का डिसीजन। दीज आर द थ्री थिंग्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि पॉलिटिकल थ्योरी एनवायरनमेंट से निकलती है, सराउंडिंग से निकलती है। प्लेटो का एग्जांपल हमने देखा, हॉब्स का एग्जांपल देखा। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया कि किस तरीके से पॉलिटिकल थ्योरी सोसाइटी की रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करती है, और क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, सोसाइटी के गुड के लिए या ह्यूमन लाइफ के गुड के लिए क्या चीजें होनी चाहिए, इसके बारे में भी वो बताती है। और जब वो चीजें नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर में आती हैं तो उनका क्रिटिसिज्म भी करने का काम पॉलिटिकल थ्योरी करती है। तो पॉलिटिकल थ्योरी का एरिया बहुत बड़ा है। यहां हमने ये चीज को समझा। एंड इफ वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रियल पॉलिटिकल थ्योरी, इट मीन्स वी आर delving into the true and false of something, valid और invalid of something। हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि करंट टाइम में ये सही है या गलत है, ये वैलिड है या इनवैलिड है, क्योंकि हम आर्ग्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। हम जब भी बात करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी में, हम आर्ग्यूमेंट्स की बात करेंगे। इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं जो भी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जो एस्टेब्लिश हो चुके हैं, जो बहुत थिंकर्स ने अपनी लाइफ जी के ये नॉलेज प्रोड्यूस कर लिया। तो यहां हमने देखा फैक्ट मतलब व्हाट इज, कॉजेशन मतलब व्हाट इज इट, एंड द वैल्यू मतलब व्हाट शुड बी। सो दीज आर द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। सो दिस इज द फर्स्ट अप्रोच टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल थ्योरी और द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जो हमने देखा हिस्टोरिकल अप्रोच गिवन बाय जॉर्ज एच सवाइन। सेकेंड अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो सेकेंड अप्रोच है सोशियोलॉजिकल अप्रोच। और ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है, क्योंकि यहां हम देखेंगे सोशियोलॉजिकल अप्रोच ने किस तरीके से हिस्टोरिकल अप्रोच को चैलेंज किया।
उस थॉट को चैलेंज किया। सोशियोलॉजिकल अप्रोच में सोसाइटी सेंटर में आएगी। कैटलिन के अकॉर्डिंग सोसाइटी जो है वो स्टेट नहीं है, स्टेट अलग है, सोसाइटी अलग है। सोसाइटी के जितने भी फिनोमिना हैं उन सबको पॉलिटिक्स में इंक्लूड किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सोशियोलॉजिकल अप्रोच। जैसे फैमिली, क्या फैमिली के अंदर जो हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि फैमिली आपस में क्या कर रही है, रिलेशन बिटवीन टू फैमिलीज तो है, लेकिन फैमिली के अंदर क्या रिलेशन है, क्या ये भी पॉलिटिक्स का मुद्दा होना चाहिए? दो लोगों की शादी कैसे होनी चाहिए, क्या इस पे भी रूल्स पॉलिटिक्स को बनाना चाहिए? क्या इस पे भी पॉलिटिक्स होनी चाहिए? क्या ये भी पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट मैटर है? बच्चे कितने पैदा करने चाहिए? अगर 3 बच्चे हैं तो क्या करना चाहिए? 2 हैं तो क्या करना चाहिए? उनकी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? मैं बहुत इंडिविजुअल लेवल पे आपको एग्जाम्पल्स देने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम सोशियोलॉजिकल अप्रोच की तरह देखेंगे तो हिस्टोरिकल अप्रोच बहुत नैरो अप्रोच है। वो कह रहे हैं कि थिंकर्स का जो एनवायरमेंट है, उस एनवायरमेंट ने थिंकर्स को या किसी पर्सन को इन्फ्लुएंस करा और उसने कोई थ्योरी दे दी। और वो थ्योरी किसके बारे में थी? पावर के बारे में थी। वो थ्योरी किसके बारे में थी? जस्टिस के बारे में थी। लेकिन फैमिली के अंदर क्या हो रहा है, इसकी कौन बताएगा? स्कूल के अंदर क्या हो रहा है, मैरिज कैसे होनी चाहिए? तो ये तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। तो सोशियोलॉजिकल अप्रोच को जैसे ही हमने लेके आए तो यहां पॉलिटिक्स का एक ब्रॉडर, पॉलिटिकल थ्योरी का एक ब्रॉडर अप्रोच समझ में आ रही है, जो हमारा आज का कंसर्न था कि हम देखेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी की 2 अप्रोचेस हैं, नैरो अप्रोच और ब्रॉडर अप्रोच। तो जब हम नैरो अप्रोच की बात करते हैं तो हम सिर्फ इतना देखते हैं नैरो अप्रोच में कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, गवर्नमेंट को, स्टेट को, गवर्नेंस को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो जब हमने बात करी प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल, हीगल, मार्क्स, इन सब की थ्योरी को जब हमने पढ़ा तो इसमें एक नैरोअर अप्रोच दिखी। तो अदर थिंकर्स ने कहा कि क्या पॉलिटिकल थ्योरी इतनी है? तो नहीं, दूसरी अप्रोच निकल गई कि पॉलिटिकल थ्योरी में सोशियोलॉजिकल अप्रोच को भी ऐड करिए। इससे अप्रोच से क्या होगा? इस अप्रोच से क्या होगा? इस अप्रोच से ये है, पहली बात तो कैटलिन कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो इनडिस्टिंग्विशेबल है फ्रॉम सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी से अलग करके इसको नहीं देखा जा सकता है। सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है उस सब्जेक्ट मैटर के अंदर पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल थ्योरी है। तो इन दोनों का बहुत ही इंटरकनेक्टेड रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन ने सुसाइड कर ली, क्या ये पॉलिटिक्स का कंसर्न हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी, है सोशियोलॉजी का, सोसाइटी का। तो कैटलिन यही कह रही है यहां कि जितने भी कंसर्न पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के अंदर होंगे, सोसाइटी के अंदर होंगे, वो सारे के सारे कंसर्न पॉलिटिकल थ्योरी के भी कंसर्न हैं। इसका मतलब पॉलिटिक्स खाली स्टेट के बारे में नहीं है, खाली इंस्टीट्यूशंस के बारे में नहीं है, खाली गवर्नेंस के बारे में नहीं है। सोसाइटी का हर स्फीयर में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन सारी एक्टिविटीज के ऊपर सोचना, उनके कॉजेशन के बारे में सोचना, उनके रीजंस के बारे में सोचना, उन पे क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, एवरीथिंग इज द कंसर्न ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो जब हमने ये पर्सपेक्टिव ऐड किया तो हमें समझ में आया कि ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो होलिस्टिक पर्सपेक्टिव है, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, क्योंकि यहां न केवल हम स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, वी स्टडी द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, एंटायर रिलेशनशिप विद इन द सोसाइटी। यहां हम केवल ऐसा सोच के नहीं चल रहे हैं कि जो यूरोप में हुआ या जो एंशिएंट ग्रीक में हुआ केवल उतना ही पॉलिटिक्स था। जैसे मैंने जितने थिंकर्स के नाम हिस्टोरिकल अप्रोच में लिए वो ज्यादातर थिंकर्स यूरोपियन थिंकर्स हैं। तो सारे थिंकर्स की थ्योरी हमने कह दी पॉलिटिकल थ्योरी। नहीं, ऐसा नहीं है। सोसाइटी में जहां जिस भी जगह पर जो भी सोसाइटी में हुआ वो सारा कंसर्न है पॉलिटिकल थ्योरी का। तो ये एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच है। दूसरा ये इंटीग्रेशन है किसका? सोशल थ्योरी का टू द पॉलिटिकल थ्योरी। तो जितनी भी सोशियोलॉजिकल थ्योरी है वो भी पॉलिटिकल थ्योरी का कंसर्न है। तीसरा ये है कि इस सोशियोलॉजिकल थ्योरी की वजह से हम डे टू डे एक्टिविटीज को भी पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर कंसीडर करते हैं। जो भी हम कर रहे हैं अपनी रेगुलर लाइफ में, जैसे अगर मैं कोई सामान खरीदने जा रहा हूं तो यहां पर भी पॉलिटिक्स है, यहां पर भी टैक्स है, यहां पर भी गवर्नमेंट है, यहां पर भी एक इंटरपर्सनल रिलेशन है। तो ये सारी चीजें, डिसीजन,
कॉमनैलिटी, ये सारी जो बातें हैं ये कुछ फीचर्स हैं पॉलिटिकल थ्योरी के। आगे चल के हम अप्रोचेस के अलावा जब पॉलिटिकल थ्योरी के फीचर्स को समझेंगे तो हम देखेंगे कि वहां पे कैसे सोसाइटी अपने कॉमन गुड के लिए जो डिसीजन ले रही है, ये पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। और वो सब्जेक्ट मैटर दो लोगों के बीच में भी हो सकता है, सोसाइटी के बीच में हो सकता है। पॉलिटिक्स देखिए वहां नहीं होगी जहां एक ही आदमी रह रहा है, जैसे रॉबिन्सन क्रूसो टाइप का व्यक्ति कि एक जहाज पर वो चला गया और वहां वो कुछ, वो अपनी सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा है, वहां कोई पॉलिटिक्स नहीं है। लेकिन रॉबिन्सन क्रूसो के साथ एक और आदमी डाल दीजिए, फिर जो उनके रिलेशन बनेंगे वो पॉलिटिकल रिलेशन होंगे, उनमें पॉलिटिक्स जरूर आएगी। जब आदमी अपने गुड के लिए, अपनी इंटरेस्ट के लिए सोचने लग जाएगा। जब मेरे हाथ में एक सेब है और मैं ये सोचने लग जाऊं कि मैं आधा इसको दूं या अपने पास रखूं, 3/4 दूं या 1/4 दूं, एवरीथिंग एक पॉलिटिकल आइडिया बन जाएगा। मैं अकेला अपने बारे में सोच रहा हूं वो पॉलिटिकल नहीं, लेकिन किसी के रेफरेंस में सोचने लग जाऊंगा तो वो पॉलिटिकल आइडिया बन जाएगा। तो यहां हमने देखा, जैसे ही हमने सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को ऐड किया तो एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव आया, हमने इंटीग्रेट किया सोशल थ्योरीज को पॉलिटिकल थ्योरीज में। एवरीडे पॉलिटिकल रियलिटीज को समझने में एनरिचमेंट हुई, बेटर यूनिट ऑफ एनालिसिस क्रिएट हुआ यहां पे, क्योंकि यहां हम फंक्शंस एंड प्रोसेसेस को नहीं देख रहे हैं, इंडिविजुअल को भी देख रहे हैं, उसके एक्शन को भी देख रहे हैं, कंट्रोल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके ऊपर एक पर्सन के इन्फ्लुएंस दूसरे पर्सन के ऊपर, दूसरा पर्सन का इन्फ्लुएंस तीसरे पर्सन के ऊपर, तो यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है यहां पे क्रिएट हुआ है। एंड इससे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव समझ में आ रहा है पॉलिटिकल थ्योरी का। तो पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट ओनली इन्वॉल्व्स द इंटर स्टेट स्ट्रगल, बट इट इन्वॉल्व्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ग्रुप्स, द इंडिविजुअल्स विद इन द फैमिली, आउटसाइड द फैमिली। मदर और डॉटर का रिलेशन भी पॉलिटिकल रिलेशन है इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से। सो जो एरिया ऑफ पॉलिटिक्स इंक्रीज हुआ है आफ्टर एडिंग द सोशियोलॉजिकल अप्रोच, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द ब्रॉडर व्यू ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ये यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और इसके बाद में ये भी चीज है, क्योंकि जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो सोशल साइंस का जो फर्स्ट डिसिप्लिन है वो सोशियोलॉजी ही है। मॉडर्निटी के बाद में लोगों ने जब सोसाइटी के बारे में समझना शुरू करा तो दैट इज द फर्स्ट डिसिप्लिन सोशियोलॉजी, जिसमें हमने कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करी। सिमिलरली जब इस वाले अप्रोच को हमने पॉलिटिक्स में डाला, पॉलिटिकल में डाला, उससे पहले हमारे पास पॉलिटिकल फिलॉसफी हुआ करता था, लेकिन जब हमने इसमें ऐड किया पॉलिटिकल साइंस, इसका मतलब सोशियोलॉजी आने के बाद पॉलिटिकल साइंस वाकई में पॉलिटिकल साइंस बना, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर्स को ढूंढना शुरू करा, पैटर्न्स को ढूंढना शुरू करा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग समझे तो एरिस्टोटल का आइडिया ये था कि भैया पहले मोनार्की आती है और मोनार्की में एक पर्सन होगा, बहुत अच्छा राजा होगा, लेकिन वो राजा जो है ना वो सारे काम अच्छे कर रहा होगा, बट धीरे धीरे क्या है उसको पावर एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो मोनार्की टायरनी में बन जाएगी। टायरनी के बाद एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी के बाद ओलिगार्की, ओलिगार्की के बाद डेमोक्रेसी। लेकिन डेमोक्रेसी जैसी आ जाएगी तो बहुत सारे ऐसे लोग पावर में आ जाएंगे जिनको कुछ पता ही नहीं है। तो डेमोक्रेसी को एरिस्टोटल क्रिटिसाइज करते हैं कि ये मोव रूल में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स, दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। और फिर वो कहते हैं कि जैसे ही मोव रूल आएगा तो ये फिर से क्या है, एक सेंटर निकलेगा और फिर से मोनार्की आ जाएगी। सो ये पैटर्न है, ये पैटर्न चलेगा। एंड दिस पैटर्न को अगर हम स्टडी करेंगे तो दैट इज टू बी अ साइंस, दैट इज व्हाई द स्टडी ऑफ पैटर्न्स इज नोन एज साइंस। और यहां अगर हम पॉलिटिकल फिनोमेना की बात करते हैं और उनमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे, दैट इज पॉलिटिकल साइंस। सो पॉलिटिकल साइंस इज नॉट ओनली टॉक्स अबाउट लाइफ, it is talk about better life, a good life। तो साइंस की जो फिजिकल साइंसेज हैं जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये लाइफ के बारे में बात करेंगे। लेकिन जब हम गुड लाइफ के बारे में बात करेंगे या एंड पॉइंट ऑफ लाइफ के बारे में बात करेंगे, या हम बात करेंगे कि जीवन के उद्देश्य क्या होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, तो वो सारा सब्जेक्ट मैटर पॉलिटिकल साइंस का ही है। दैट इज वाई फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आई एम द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मतलब मेरे तो दादा के भी दादा लगेंगे एरिस्टोटल। वो कह रहे हैं
कि भैया पॉलिटिकल साइंस इज द मास्टर साइंस। जिस बंदे को पॉलिटिकल साइंस आती है वो बंदा या वो पर्सन एंड लाइफ एंड गोल को जो है वो इजीली समझ सकता है कि जिंदगी के जो आखिरी आयाम है वो क्या होने चाहिए, गुड लाइफ क्या हो सकती है, एक बेहतर जिंदगी कैसे जी जा सकती है। ये मास्टर साइंस है, साइंस की भी मास्टर है ये पॉलिटिकल साइंस। सो आई थिंक आज आपको समझ आया होगा, जब हम थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल की बात करते हैं तो देयर आर टू अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड द थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल और द पॉलिटिकल थ्योरी। वन इज द ब्रॉडर व्यू जो सोशियोलॉजिकल अप्रोच को ऐड करने के बाद आई, और वन इज द नैरोअर व्यू जो कि हिस्टोरिकल अप्रोच हमने देखी। अगर आपको दोनों अप्रोचेस समझ आ गई हैं पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में, तो इसके बाद हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज पॉलिटिक्स एक्चुअली, एंड उसके बाद में हम एक डेफिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी क्या हो सकती है और पॉलिटिकल थ्योरी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। अगर आप सबको हमारी वीडियो से कुछ फायदा मिल रहा है, आई होप आप नोट्स थोड़े से लेते चल रहे होंगे सो दैट आपको ये चीज़ें बाद में याद रहें। जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा कि पॉलिटिकल थ्योरी का सब्जेक्ट मैटर थोड़ा टफ है, तो वो आपको इजीली समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप थोड़ा सा लिखते चलिए और कॉन्टिन्यूस वीडियोस को देखिए। कुछ दिन बाद आपको ये सारी चीज़ों में रिलेशन समझ आएगा और वो रिलेशन से ये सारी चीज़ें ईजी होंगी। लेकिन अगर आप चीज़ें छोड़ देंगे तो फिर ये चीज़ें नहीं समझ आएंगी और फिर डिफिकल्ट रहेगा पॉलिटिकल थ्योरी को समझना। और अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी को नहीं समझ पाए तो पॉलिटिकल साइंस कभी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी इज एक्चुअली द रियल पॉलिटिकल साइंस। यहीं सारे कॉन्सेप्ट, कोर, सारे आइडियाज यहीं से निकलेंगे। चाहे आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ लीजिए, उसमें भी पॉलिटिकल थ्योरी है, आईआर पढ़ लीजिए, उसमें भी पॉलिटिकल थ्योरी आ जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, एनवायरमेंट, कुछ भी पढ़ लीजिए, उसमें पॉलिटिकल थ्योरी आएगी ही आएगी। और इतना बड़ा सब्जेक्ट मैटर होने की वजह से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको इस पर थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल दी पब्लिक स्पेयर को सब्सक्राइब करिए और अपने सारे दोस्तों को भेजिए जिनको भी पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है या जो पॉलिटिकल साइंस एज ए सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं। आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।